हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपकी ईवीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रखे हैं जो आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास को आप सभी लोगों को स्किप करके नहीं देखना है। सभी साथियों को सेशन के एंड तक बने रहना है। कोई भी साथी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। देखिए, जिसने भी क्लास छोड़ी उसके कम से कम मान लीजिए 8 से 10 नंबर यहाँ से लॉस होने वाले हैं। तो क्या करना है, आज की क्लास में आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना है। इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं इस चैनल पे, तो वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि जो है वो आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी क्लासेस का, वो सभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि जो है आप टाइम से क्लास में आ जाया करिए। देखिए, जो आपकी ईवीएस की क्लास होती है ये डेली 11 AM पे होती है, इसलिए आपको कहने की और बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग टाइम से आ जाया करिए क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वह कौन है। आपके विकल्प क्या दे रखे हैं? बाज, चील, गिद्ध, कौवा, चील, बुलबुल, गौरैया, शेर, तोता। ये कह रहा है इनमें से सभी। तो आप सभी लोगों को जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करना है। इसी के साथ फटाफट से एक बार पहले आप लोग क्लास को शेयर करिए, ताकि जो है वो और भी बच्चे आपके साथ जुड़े। आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है ना, एटलीस्ट कम से कम आप लोग 200-250 बच्चे तो डेली क्लास में आ जाया करिए। तो देखिए, इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ए वाला। बाज, चील और गिद्ध जो है वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि घटपर्णी पादप जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश में एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। यह राज्य का नाम क्या है? विकल्प दे रखे हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर केरल। आप सभी को बताना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है वो रट चुके होंगे, इसलिए जल्दी से आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए, इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ए वाला, मेघालय। देखिए, अगर हम बात करते हैं घटपर्णी की, तो घटपर्णी को और क्या कहा जाता है? तो घटपर्णी का जो अन्य नाम है वो है नेपेंथीज। क्या नाम है इसका? नेपेंथीज नाम है। साथ ही आपका मेघालय के साथ साथ और कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है इंडोनेशिया। और कहाँ पाया जाता है? तो ये इंडोनेशिया के साथ साथ ही आपको ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसी के साथ जो आपका घटपर्णी पौधा है, ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो आपके छोटे छोटे कीट होते हैं उनको फंसा करके ये खाता है, जिससे कि उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि सीटेट जो है वो आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा। विकल्प दे रखे हैं केवल जिनमें रुचि होगी, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल उनमें जिनको प्राचार्य करेंगे, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। आंसर करिए सभी लोग जल्दी से। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़े। आधे तो देखिए क्लास में आते हैं, आधे बतियाते हैं, है ना, और आधे सोया करते हैं। तो ऐसा नहीं करना ना, सभी लोग क्लास में एक्टिव होकर रहा करिए। और ये जितने भी बात करते हैं ना, आप लोग बात करना कम किया करिए, क्लास में आंसर करने पे ध्यान दिया करिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? डी वाला, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। लाल आंकड़ों की पुस्तक यानी कि जिसे आप लोग रेड डाटा बुक भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको आंसर करना है। विकल्प दे रखे हैं लाल फूलों वाले पौधे, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? लुप्त प्राय पौधे और जानवर, डी वाला। अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है। विकल्प दे रखे हैं कचड़े के लिए अधिक भूमि का उपयोग करना,
वायु प्रदूषण, भूजल का दूषित होना, प्राकृतिक आवास के विनाश। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास पे अंगूठा चिपका देंगे जल्दी से, और कोई भी 2 बार नहीं चिपकाएगा, ठीक है ना, एक ही बार सब लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी है क्लास में, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी वाला, भूजल का दूषित होना। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि विकल्प इसका डॉलर, दिरहम, रुपया या फिर टका। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा सही। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, बी वाला, दिरहम। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तुपिक क्या है। विकल्प दे रखे हैं, भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियां, अमेजन के लोगों के कपड़े के तंबू, एस्किमो के चमड़े के तंबू, टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी। कोई भी साथी गलत आंसर नहीं करेगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आराम से आंसर करिएगा। अब आप लोगों के पास टाइम भी काफ़ी कम बचा हुआ है, इसलिए अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नया पढ़ने से बिल्कुल भी बचना है, ठीक है। नई चीज़ों को अवॉइड करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अब आप सब लोगों को इसी चीज़ों पे ध्यान देना है काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, विकल्प सी वाला, एस्किमो के चमड़े के तंबू जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये तुपिक कहलाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। विकल्प इसके क्या दे रखे हैं, मैना, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता। तो जल्दी से सभी लोगों को आंसर करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी लोगों ने रट्टा मार रखा है इस क्वेश्चन का। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। तो देखिए जो पक्षी आपका झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है वो होती है आपकी मैना पक्षी, यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए वाला। अगर हम बात करते हैं कौवा की, तो कौवा जो होता है वो आपका सबसे पेड़ की जो ऊंची डाल होती है वहां पर अपना घोंसला बना के अंडे देता है, ठीक है। और कोयल आपकी इतनी होशियार होती है कि वो ना चाहते हुए भी कौवे के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं फाख्ता की, तो फाख्ता कहाँ पे अंडे देता है, तो ये देता है कैक्टस पौधे के मध्य में। कहाँ पर, कैक्टस पौधे के मध्य में जो आपका फाख्ता पक्षी होता है ये आपका वहां पर अंडे देती है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, क्या पूछ रखा है, सही वाला। विकल्प दे रखे हैं, बहुत कम शिक्षण करना, छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो। आंसर कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका एक तरह से शिक्षण का क्वेश्चन है। और एक चीज़ हम आपको ये बता देते हैं कि जो आपके जितने भी पर्यावरण शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसमें सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, जहाँ पर आपका सही और नहीं आपसे पूछ रखता है। गलतियाँ आप लोग यहीं पर करते हैं ना, तो इसी छोटी सी मिस्टेक के कारण आप अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको केयरफुल होकर के क्वेश्चन को पढ़ना है। इसी के साथ जो उनके विकल्प दिए होते हैं उन्हें भी बहुत ही केयरफुली होकर के पढ़ के आंसर लगाना होता है, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी वाला बन जाएगा कि प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। यानी कि अगर आपको इफेक्टिव लर्निंग के बारे में अगर वहाँ पे बात हो रही है तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे यानी कि पार्टीशन में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे भी आपके इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों को सीखने में, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात दे रखी थी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो सूक्ष्म का मतलब ही यही होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बच्चों को सिखाना, ठीक है बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा है, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं। विकल्प दे रखे हैं, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, चिंतन कौशल या फिर अवलोकन कौशल। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताएंगे इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, अवलोकन कौशल। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11।
सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे कि क्या हो पाए। कह रहे हैं कि उसे भी शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिन्हें वह सोचती है कि उसके पास कमी है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना है टीचर को। भी कह रहा है कि उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करें। बच्चे को कभी भी अलग समूह के रूप में नहीं चिन्हित करना है। बच्चा चाहे वो एक गरीब हो या फिर एक अमीर घर का बच्चा हो, तो उन सभी को साथ में लेकर के पढ़ाना है। बच्चे के अंदर कभी भी हीन भावनाओं को पैदा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उसे अलग बैठा देते हैं तो बच्चा यही सोचता है कि वो अमीर घर का बेटा है, इसलिए वो टीचर उसे अच्छी एजुकेशन दे रहा है और हमें खराब दे रहा है क्योंकि हमें अलग बैठा रहा है। तो वहाँ पर ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सी कह रहा है कि उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करे और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, ये काम भी नहीं करना है, बल्कि उसकी मदर टंग को जो है वो आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा 1 to 5th का है, इसलिए जो है वो वहाँ पर उसकी मातृभाषा में अगर आप उसे पढ़ाएंगे किसी भी चीज़ को तो वो जल्दी ही चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। तो ये बात यहाँ पे गलत दे रखी है। डी कह रहा है उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के सम्मान से देखा जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो उसका सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश है उसको सम्मान से देखा जाए, यानी कि वो जिस भी लैंग्वेज में सीखना चाहता है बच्चे को उसी लैंग्वेज में आप सिखाएं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। विकल्प दे रखे हैं, शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देना। क्या ऐसी बात होती है जब आप विद्यार्थियों को विभिन्न विषय पर अगर आप व्याख्या देते हैं तो वो आपका शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बिल्कुल भी नहीं, व्याख्या देना जो है वो एक तरह से गलत बात होती है। कभी भी व्याख्या दे करके छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि उन्हें कहानी, कविताओं या फिर उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखा करके पढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये आंसर नहीं बनेगा हमारा। बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों के कक्षागत अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बिल्कुल ये बात सही है कि बच्चे की जो उसका जो कक्षीय ज्ञान है और साथ ही उसका जो परिवेश का ज्ञान है, उन दोनों को कनेक्ट करके बच्चे को सिखाना है चीज़ों को। इससे बच्चा जो है वो जल्दी चीज़ों को सीख पाता है ना। तो ये आंसर जो है हमारा वो एकदम सही दिख रहा है। सी कह रहा है कि तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तकनीकी शब्दों का कभी भी आकलन नहीं करना है वहाँ पे, ये बात गलत हो गई। शिक्षार्थियों को यह सूचना उपलब्ध कराना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बच्चे तो अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो उनका एक तरह से ये रोट लर्निंग का मेथड हो जाएगा ना वहाँ पे, तो ये रोट लर्निंग वाली कोई बात नहीं की गई है इसमें। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, बी वाला। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वाशीयोरकर नामक बीमारी किसकी कमी से होती है। विकल्प दे रखे हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर आयरन। आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए वाला, प्रोटीन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मैदानी क्षेत्र में लोग स्कूल जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। विकल्प दे रखा है, जुगाड़, बैलगाड़ी, वल्लम या फिर साइकिल। जल्दी से आंसर करिए। इसी के साथ जितने भी नए साथी हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है वो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी बिना कहे टाइम पर क्लास में आ जाया करिए, ठीक है। इसी के साथ क्लास को लाइक कर देंगे और लोगों तक शेयर करेंगे ताकि जो है वो और भी बच्चे क्लास में जुड़ें, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी वाला, बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों में बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर साइकिल का भी प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पर आपका बैलगाड़ी दे रखा है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं जुगाड़ की, तो जुगाड़ आपकी कहाँ पे यूज़ होती है, ये होती है गुजरात में। इसी के साथ अगर हम वल्लम की बात करते हैं तो वल्लम कहाँ यूज़ की जाती है, तो वल्लम जो है आपकी ये केरल में यूज़ की जाती है। इसका यूज़ जो है वो भी यातायात के रूप में या फिर सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी इसे यूज़ में लाते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है आपको ये बताना है। हिमाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या फिर उड़ीसा में। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, बी वाला, लेह लद्दाख बनेगा, ठीक है। 20 का आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है।
ये क्वेश्चन जो है वो आपसे भर भर के पूछता है, कई शिफ्ट में पूछ रखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को धीरे करना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, शुद्ध पेयजल आपूर्ति। बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी वाला, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। पर्यावरण को आप तभी बचा सकते हैं जब तक आप प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से नहीं बचाएंगे तब तक, ठीक है। अगर आपने उन्हें बचा लिया तो आपका पर्यावरण क्या है, वो एकदम अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि किससे बनती है। विकल्प दे रखे हैं, गाय के गोबर और मिट्टी से, घास और पत्थरों से, मिट्टी और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से। आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथियों को आंसर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिएगा आप सभी लोग, इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। जितनी भी कलाएं हैं आपकी दे रखी है एनसीईआरटी में, इनसे जरूर हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। फिर चाहे वो आपकी मधुबनी पेंटिंग हो, या फिर आपकी वर्ली पेंटिंग हो, या फिर आपकी कलमकारी हो, तो इन सब से जो है वो क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ए वाला बन जाएगा। गाय के गोबर और मिट्टी से आपकी जो वर्ली जनजाति है ये निवास कहाँ करती है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपकी निवास करती है महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर निवास करती है आपकी वर्ली जनजाति, और यही जनजाति आपकी गाय के गोबर और मिट्टी से जो आपकी वर्ली पेंटिंग है इसको बनाया जाता है, ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारोत्तोलकों को प्रायः मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की जरूरत है जो डैश से भरपूर है। विकल्प दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और विटामिन। बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। इसी के साथ सभी साथी एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, है ना। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो दूसरा ना पढ़े, है ना, कई सारे इसमें होते हैं। देखिए कल क्लास में भी यही बात हो रही थी कि हम क्लास को शेयर नहीं करेंगे, तो गलत बात है ना, ऐसा थोड़ी ना करना है। अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचिए, तभी तो आपको भला होगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भारोत्तोलकों को मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें कौन सा आहार लेने की ज़रूरत है, तो इसके लिए उन्हें प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। बी वाला इसका आंसर बनेगा। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि रात में जगने वाले जानवर वस्तुओं को किस रंग में देख सकते हैं। विकल्प दे रखे हैं, काला और हरा, पीला और नीला, सफ़ेद और गुलाबी, काला और सफ़ेद। बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा डी वाला, काला और सफ़ेद। रात में जितने भी जगने वाले, चाहे आपके जानवर हों या फिर कोई भी पक्षी हो, वो आपकी कोई भी वस्तु होती है वो उसे सिर्फ काले और सफ़ेद रंग में ही डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से पक्षियों की प्रजाति की पहचान करें जिनमें नर अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है। वो कौन सा पक्षी है, वो भी नर पक्षी है जो कि अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है। विकल्प दे रखे हैं, टेलर बर्ड, बसंत गौरी, बीवर बर्ड या फिर बारबेट। आंसर करेंगे जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी वाला, बीवर बर्ड। देखिए अगर हम बात करते हैं बारबेट की, जिसे आप लोग कटफोड़वा के नाम से भी जानते हैं, तो आपका जो बारबेट होता है ये पेड़ के तने में छेद करके वहाँ पर जो है वो अपने अंडे देता है, ठीक है। इसी के साथ जो आपकी टेलर बर्ड होती है यानी कि दर्जन चिड़िया, ये क्या करती है, पेड़ से उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाती है, वो भी पत्तों को सी करके, ठीक है। तो आपकी जो टेलर बर्ड होती है ये पत्तों को सील करके अपना घोंसला बनाती है और वहीं पे अंडे देती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ था। विकल्प दे रखे हैं, चक्रवात, बाढ़, भूकंप या फिर सूखा। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से। तो देखिए इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, भूकंप। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। कह रहा है कि पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे गर्दन की बात हो रही है तो आंखों का कोई लेना देना नहीं है। बी कह रहा है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, तो यहाँ पर भी कोई लेना देना नहीं है पंखों का। सी कह रहा है कि पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षी तो वैसे भी उड़ते हैं,
डी कह रहा है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। बिल्कुल, ये बात देखिए यहाँ पे एकदम सही दे रखी है। जो आपके पक्षी होते हैं उनकी आंखों की जो पुतली यानी कि जो आपकी आइरिस होती है उनकी, जब वो नहीं घूमती है तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को ही मूव करके इधर उधर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना, इसलिए जो है वो अपनी गर्दन को हिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। पंखुड़ियों के भीतर एक फूल के बीच में एक पतली पाउडर जैसी संरचना पाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? परागकण कहते हैं, परागकोष्ठ कहते हैं, वर्तिका कहते हैं या फिर इसे वर्तिकाग्र कहते हैं? आंसर करिए जल्दी से, क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? इसी के साथ सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए वाला परागकण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मामिडी तांड्रा बनाने के लिए कितना समय लगता है? विकल्प दे रखे हैं 20 दिन, 25 दिन, 38 दिन या फिर 28 दिन। आंसर करेंगे जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला एकदम सही हो जाएगा। जो आपका मामिडी तांड्रा है इसको बनाने के लिए 28 दिन का टाइम लगता है। बात करते हैं मामिडी तांड्रा होता क्या है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आम पापड़ कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, आम पापड़ कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। किस प्रकार के पक्षी की चोंच का उपयोग मांस को काटने और खाने के काम आती है? विकल्प दे रखे लंबी पतली सुई जैसी चोंच, सीधी और पतली चोंच, तिकोने आकार की चोंच या फिर हुक जैसी चोंच। आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डी वाला, यानी कि हुक जैसी चोंच जो होती है कुछ इस टाइप की होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस टाइप की जो चोंच होती है वो मांस को काटने और खाने के काम में यूज़ की जाती है। देखिए अगर हम सीधी और पतली चोंच की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप की चोंच होती है। तो इस चोंच का उपयोग जो है वो आपके बत्तख और आपकी जो बगुला होते हैं, तो ये जो है वो इस चोंच का प्रयोग करके अपनी मछलियों को पकड़ते हैं ना, जो उनका भोजन होता है वो इस तरह से उसे यूज़ करते हैं। बात करते हैं अगर हम लंबी पतली सुई जैसी चोंच, तो जो आपके सुई जैसी चोंच होती है वो जो फूलों के रस होते हैं उनको चूसने के काम में यूज़ की जाती है। पक्षी क्या करते हैं, पतली जो सुई जैसी चोंच होती है वो फूलों के रस को चूसने के काम में लाते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बिहू क्यों मनाया जाता है? विकल्प दे रखे हैं भारी बारिश के कारण, सूखा पड़ने के कारण, चावल की फसल कटने के कारण या फिर गेहूं की फसल कटने के कारण। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला बन जाएगा, यानी कि चावल की फसल कटने के कारण जो आपका बिहू फेस्टिवल होता है ये मनाया जाता है। बात करते हैं अगर ये मनाया कहाँ पे जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है कहाँ पर, असम में। देखिए अगर हम असम की बात करते हैं तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका सत्रिया। क्या है, सत्रिया। तो आपको ये ध्यान रखना, हो सकता है सीटेट जो है वो आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन देके ये भी पूछ ले कि असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, बल्कि आपसे वहाँ सत्रिया ना दे करके किसी और राज्य का जो है वो वहाँ पर आपसे पूछ ले शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, वो है सत्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27। भेला क्या है? एक प्रकार का व्यंजन है, एक प्रकार की नाव है, एक प्रकार का गाना है या फिर एक प्रकार का घर है। आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी से कि भेला क्या है। तो भेला जो होता है वो एक प्रकार का घर होता है, जो कि असम में जब आपके चावल की फसल कटती है वहाँ पे जब बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है तो ये जो भेला होता है ये बांस का बना लकड़ियों का घर होता है। तो इसे ही वहाँ पर जला करके इसके चारों तरफ घूमा जाता है, उसे ही भेला घर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, तरुण भारत संघ नामक समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है? विकल्प दे रखे हैं सीखने में बच्चों को विशेष रूप से सहायता करने में मदद करना, फ्री में खाना खिलाना, स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, डी क्या कह रहा है कि पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण। तो जल्दी से आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा डी वाला, यानी कि पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करना।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, बाघों के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रखा है, सही कथन पूछ रखा है। कह रहा है कि बाघ मूत्र के साथ अपने क्षेत्र को चिन्हित नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो मूत्र के द्वारा ही अपने मार्ग को चिन्हित करते हैं, यानी कि पहचान पाते हैं उन्हें। बी कह रहे हैं कि उनके सुनने की क्षमता बहुत खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत ही स्ट्रांग है ना। सी कह रहा है कि उनकी गर्जना 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बिल्कुल ये पॉइंट यहाँ पे एकदम सही दे रखा है। डी कह रहा है कि बाघ को अंधेरे में सभी वस्तुएं गुलाबी कलर में दिखाई देती हैं। तो देखिए गुलाबी कलर में नहीं, बल्कि जो जितने भी रात में जगने वाले जानवर हों या पक्षी हों आपके, ये किसी भी वस्तु को सिर्फ सफ़ेद और ब्लैक कलर में ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी वाला। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। विकल्प दे रखे हैं यहाँ पे, गौरैया, छिपकली, कछुआ और सांप। कह रहे कि ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। वे जहरीले होते हैं या फिर ये अंडे देते हैं। जल्दी से आंसर करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, गौरैया, छिपकली, कछुआ और सांप। कह रहा है कि वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पक्षी भी दे रखे हैं जैसे कि गौरैया, तो ये आपकी जो है वो जल में नहीं रहती बल्कि भूमि पर रहती है। बी कह रहा है कि उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी कह रहा है कि वे जहरीले होते हैं। ये बात तो ठीक है, आपकी छिपकली और जो सांप होते हैं ये आपके जहरीले होते हैं, तो सी वाला भी नहीं होगा। डी कह रहा है कि वे अंडे देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जितने भी आपके दे रखे हैं ये सभी अंडे देते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। विकल्प दे रखे, कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।